आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक विवाद तब खड़ा हो गया जब एक एमएलए के काफिले को रास्ता न देने पर एक आदमी को कथित तौर पर परेशान किया गया। घटना की जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार करीमनगर का एक युवक जगतियाल सब स्टेशन इलाके के पास काम खत्म करके मजदूरों के साथ टाटा एस गाड़ी में जा रहा था। वही कहा जा रहा है कि जब एमएलए का काफिला पीछे से आया तो सड़क पतली होने की वजह से उन्होंने रास्ता देने में देरी कर दी। वही एमएलए ने कथित तौर पर गाड़ी की फोटो खींची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हैदराबाद के वीआईपी इलाके जुबली हिल्स में आज दोपहर अचानक हड़कंप मच गया जब रोड नंबर 36 स्थित प्रसिद्ध मंगला गौरी शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। यह आग कपड़ों के शोरूम से शुरू होकर तेजी से पूरी इमारत में फैल गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर तेज कर दिया गया और तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वही आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे मॉल को अपने गिरफ्त में ले लिया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। वह इस पूरे मामले में जुबली हिल्स के एमएलए नवीन यादव ने कहा कि मांगे गौरी साड़ी शोरूम में आग लग गई, किसी का हताहत होने की खबर नहीं है। 10 लोग अंदर काम कर रहे थे, लेकिन आग लगने पर वे बिल्डिंग से बाहर आ गए। यह मंगला गौरी बोल के एक कपड़ों का शोरूम है जुबली हिल्स चेकपोस्ट में। बहुत बड़ा फेमस शोरूम है। अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंटल फायर एक्सीडेंट हुआ। वो जो कुछ वेल्डिंग काम कर रहे थे कहते एलिवेशन में, सो वो बिल्डिंग पूरा एलिवेशन का पार्ट जो जल रहा था। इमीडिएटली वी केम टू नो दैट नेबर्स थोड़े फोन कर रहे थे। हम भी डिपार्टमेंट वालों को, हाइड्रा कमिश्नर को वी हैव इन्फॉर्म्ड एंड फायर डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म कर रहे थे। इमीडिएटली वो लोग स्पॉट पे रीच होके पूरा बिल्डिंग कंट्रोल में लिए, कुछ नुकसान नहीं हुआ। कितना प्रॉपर्टी का नुकसान? वो अंदाजा उनला बोलेंगे अभी, एक होगा एक कुछ 2-3 करोड़ का कुछ होगा। पब्लिक को कुछ भी नहीं कुछ नहीं। 10 लोग अंदर काम कर रहे थे। 10 people were working inside, but as soon as ये जब फायर इंसिडेंट शुरू हुआ all came out, तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। मूसी नदी के सौंदर्यीकरण पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने मूसी के सौंदर्यीकरण के लिए एक्शन प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया है। लोग नदी के दोनों किनारों पर 50 साल से ज़्यादा समय से ज़मीन खरीद कर रह रहे हैं। जब उन्होंने अपना घर बनाया, जब उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया, जब उन्होंने पानी का कनेक्शन लिया और सब कुछ किया, तब सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की। अब वे सौंदर्यीकरण के लिए उनके घर और बाकी सब कुछ तोड़ना चाहते हैं। मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए तेलंगाना सरकार अलग अलग एक्शन प्लान किया। मैं तेलंगाना सरकार से यही अनुरोध करता हूं, मूसी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो गरीब लोग लगभग 50 साल से ज्यादा मूसी की रिवर के 2 साइड पे जिंदगी गुजार रहे, बहुत मेहनत करके घर बना लिए, लैंड खरीद लिए। इतने साल जब घर बनाते वक्त कोई पूछे भी नहीं, कोई सरकार ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया जब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ड्रेनेज डाले हैं, रोड डाले हैं, वाटर कनेक्शन दिया है, कम्युनिटी हॉल्स बनाया, मंदिर बनाया, मस्जिद बने, चर्च बने और स्कूल्स भी बने। इतने साल के बाद, ये सब बनने के बाद आज मेरे को याद आया ब्यूटिफिकेशन करना है, इसलिए आपका घर तोड़ता हूं, आपका स्कूल तोड़ता हूं, आपका मंदिर तोड़ता हूं, आपका मस्जिद तोड़ता हूं। ये बिल्कुल गलत है। ब्यूटिफिकेशन करो। घर ना तोड़ते हुए जितने भी जगह है उस जगह को अच्छे ब्यूटिफिकेशन रिटेनिंग वॉल से निर्माण करके ब्यूटिफिकेशन कर सकता है। वैसे ही करना चाहिए, गरीबों को तकलीफ न देना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरोध में एबीवीपी के सदस्यों द्वारा किए गए विरोध का समर्थन किया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि उसने परिसर में इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी और कोई भी राष्ट्र विरोधी घटना नहीं हुई। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब लोगों ने विधान सौधा में भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो उन्हें छोड़ दिया गया।
किसी भी यूनिवर्सिटी को राष्ट्र विरोधी तत्वों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। BY विजन ने कहा कि जब ऐसी घटनाएं हुई तो ABVP का विरोध करना जायज़ था। राज्य सरकार को ऐसा करने वाले संगठनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वही आपको बता दें कि ABVP प्रदर्शनकारियों को अनेकल कोर्ट में पेश किया गया और बाद में सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया। कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को 19 ABVP सदस्यों को हिरासत में लिया था। कार्यकर्ताओं ने सरजापुर पुलिस स्टेशन में 20 से अधिक ABVP कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई। वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों के रिहैबिलिटेशन पर कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने यहां पीड़ितों के रिहैबिलिटेशन के लिए अपने दम पर बहुत कुछ किया है और हमने यह अपनी पार्टी के जरिए किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम हाउसिंग का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ किया है। पेपर वर्क्स और ज़मीन के मामलों वगैरह में बहुत देरी हुई और खुशकिस्मती से हम उन्हें सुलझा पाए हैं, इसलिए उम्मीद है कि हम जल्द ही बनाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। वही आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहूँगी कि ज़मीन की पहचान करने में बहुत समय लगा। कुछ हद तक राज्य सरकार की टालमटोल की वजह से भी ये सामने चीज़ें अटकी रही। अगर वे उस समय हमारे साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव होते तो हम इसे पहले कर लेते। हमारी टाइमलाइन पहले ही निकल चुकी है। वही आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें यह कर पाना चाहिए था। कन्नौर में एक इवेंट में बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस MP राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी किसानों को भारत में सोयाबीन, मक्का, फल बेचने की इजाज़त दी जा रही है। कोई भी भारतीय PM ऐसा नहीं करने देता। यह उस नींव को ख़त्म करने वाला है जिसे हमने बहुत ध्यान से बनाया था। 4 महीने तक भारत US ट्रेड डील अटकी रही। इसके अटकने की वजह खेती थी। आगे उन्होंने कहा कि भारत सरकार अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय खेती को खोलना नहीं चाहती। प्रेसिडेंट ट्रंप PM को धमका रहे थे। उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के भाषण पर बोलने नहीं दिया। अमित शाह उठ गए, PM ने मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर ने भी भारत के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता को प्रेसिडेंट के भाषण पर बोलने नहीं दिया गया। वे मुझे क्यों रोक रहे थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि मैं उन 2 मुद्दों पर बात करने जा रहा हूं जिन्होंने भारत के PM को फंसा रखा है। द केरला स्टोरी 2 सिनेमाघरों में 27 फरवरी को दस्तक देने वाली थी, लेकिन आज केरल हाई कोर्ट ने इसके रिलीज पर रोक लगा दी। फिल्म के थिएटर में आने के एक दिन पहले ही मेकर्स को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ने बिना दिमाग लगाए ही इसे सर्टिफिकेट दे दिया है। तो वहीं से इसे लेकर विपुल शाह ने कहा कि वो केरल हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि प्रमाणन देते समय सेंसर बोर्ड ने उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जो सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस बेच्चो कुरियन थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया से प्रतीत होता है कि प्रमाणन देते समय CBFC ने इन दिशा निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस बेच्चो कुरियन की सिंगल जज बेंच ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई की थी। इस दौरान पिटीशन, फिल्म मेकर्स और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई। प्रोड्यूसर्स ने 27 फरवरी की रिलीज डेट और इंटरनेशनल रिलीज समेत अपने डिस्ट्रीब्यूशन कमिटेंट्स की ओर इशारा करते हुए अर्जेंट रूलिंग की रिक्वेस्ट की। नहीं मतलब मुझे ये एक चीज़ लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ना मैं फिल्म देखा ना मैं कोर्ट केस को फॉलो कर पाया, लेकिन मुझे मालूम है आज शायद अभी अच्छा वो अभी मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। मुझे ये कहना है ये तो अद्भुत डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी ये है कि फिल्म अच्छा है बुरा है, मैं देखा नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्या करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसको सशक्त करना चाहिए। जो सेंसर बोर्ड है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड, उसको एम्पावर करना चाहिए टू टेक द राइट डिसीजन। एक बार वो राइट डिसीजन हो जाए तो किसी की कोर्ट या कोई किसी की मतलब सुपर पावर नहीं होना चाहिए। सिनेमा की चीजें तमिलनाडु आने पर केंद्रीय माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्री जीतन मांझी ने कहा कि यहां आकर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा एक तरफा नहीं होना चाहिए। हम भारत में भी ऐसा अनुशासन और परफॉर्मेंस देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। अच्छी अनुभूति मिली है। जो मैं पहले सोचता था कि शिक्षा एकांगी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा हॉल कॉर्नर होना चाहिए, जिसके लिए मैंने रामायण की एक बात कही कि गुरु रह गए पढ़ाने रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। तो सब प्रकार की शिक्षा यहाँ इम्पार्ट हो रहा है। ये देख करके हम गौरवान्वित हैं, खुशी नहीं गौरवान्वित हैं।
कि हमारे इंडिया में भी इस प्रकार के अनुशासन, इस प्रकार का परफॉर्मेंस और इस प्रकार का हार्ड लेवल होता है. इट इज़ गुड लक फॉर आवर इंडिया. So what are the steps taken for the women increase in women in MSME sector? That is a separate issue. If that will be elaborated, that will take time because I am not having time. But you know, the Prime Minister is very curious for development of the women, and that's why he has directed in our department. So as many as 39% of women entrepreneurs are being elevated. Yeah, it seems to be 20% in fact. No. Yeah, that's right. That might be in this state. But so far all India concerned is 39% women are being benefited in MSME. In budget of 10,000 crores have been allotted. What kind of development we can foresee in the coming years for these women? Separate issue are there, only that one account will not be considered. That for women many type of work they have done that led to their purpose to the population. For the skill development. मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु और पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज पुडुचेरी से विशेष विमान से चेन्नई पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिद्धू और विवेक जोशी के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जो 7 सदस्यीय टीम का गठन करते हैं। आयोग चेन्नई में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिला निर्वाचन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने वाला है। चर्चा में चुनाव की तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन, सुरक्षा व्यवस्था और क्या मतदान प्रक्रिया को कई चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नई दिल्ली से चेन्नई पहुंची टीम ने पुडुचेरी में चुनाव व्यवस्थाओं के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। चेन्नई जाने से पहले चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना किसी डर या पक्षपात के कानून के शासन को सख्ती से लागू करें, नकदी, शराब, ड्रग्स और मुक्त उपहारों के प्रभाव पर नकेल कसे और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करें। मेधा सोमैया मनहानि केस में सेशंस कोर्ट से राहत मिलने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि यह राहत की बात है। निचली अदालत ने हमें इस केस में 15 दिन की सज़ा दी थी। निचली अदालत ने हम पर जुर्माना लगाया और जेल की सज़ा सुनाई। हमारे वकीलों ने पूरा मामला सेशन कोर्ट के सामने रखा। निचले अदालत हमें 15 दिन की पनिशमेंट दी थी। उसमें ये मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक घोटाला हुआ था और वो मैंने नहीं बोला, ये विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई। वहाँ के लोकल एमएलए प्रताप सरनाइक ने उस बारे में कंप्लेंट फाइल की। वहाँ के कॉरपोरेशन का एक रिपोर्ट, उस आधार पर मैंने वक्तव्य किया था, तो मानहानि का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन निचली अदालत ने हमको उसमें पनिशमेंट दिया, 15 दिन का जेल की सजा दी। तो हम माननीय सत्र न्यायालय में आकर पूरी बात हमारे वकीलों ने सामने रखी और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पार्टी भी बहुत खुश है कि आज माननीय सत्र न्यायालय ने हमको निर्दोष मुक्त किया है। नीतीश राणे के बयान पर कांग्रेस से मिले असलम शेख ने कहा कि उन्हें समझदारी से बात करनी चाहिए और वो जो कह रहे हैं उसे साबित करना चाहिए। इन मदरसे के बच्चों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर आप 5 साल पहले का उनका वीडियो देखें तो आपको आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ उनके विचार और बयान का पता चल जाएगा, जिनकी सरकार के साथ वे आज जुड़े हुए हैं। नीतीश राणे जी एक मंत्री हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और अगर वो बोलते हैं तो उन्हें सिद्ध करना चाहिए और सिद्ध नहीं करते हैं तो आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए कि आप राजीनामा कब दोगे। आज अगर मदरसों का इतिहास अगर आप देखने जाएंगे तो आज़ादी से पहले का अगर आप देखोगे तो यही मदरसों के उलमाए कराम थे, यही मदरसों के बच्चे थे जो झाड़ों पे जो है अंग्रेजों ने लटकाने का काम किया था। अगर कहीं पे कोई गलत काम होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात नीतीश जी की तो वीडियो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आप 5 साल पहले के वीडियो देख लो तो पता चलेगा कि वो किस तरीके से आरएसएस के बारे में बोलते थे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते थे, किस तरीके से उनकी मानसिकता इस सरकार के अगेंस्ट में थी जिसमें आज वो बैठे हैं। सर मुंबई से एक प्रश्न। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।